जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब आपको करना भर इतना है कि जो चाहें वो बनने के लिए जो चाहें वो करें। देखिए होता क्या है कि चाहना पहला कदम होता है। जैसे यहां पर आप क्या करेंगे, चाहेंगे। इस पहले कदम पर चाहने के बाद जो चाहा है उसके लिए कार्य करेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप वो चीज जो आप चाहते थे वो बन जाएंगे। तो चाहने से शुरुआत होती है। अगर आप चाह सकते हैं तो आप बन सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि किसने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है, और ये संभाला राजीव कुमार ने। दूसरा प्रश्न, किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार संभाला है, तो ये वाइस एडमिरल SR शर्मा है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा माह पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, तो ये सितंबर महीना है। और चौथा प्रश्न है कि किस देश ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारतीय मूल की नूर इनायत खान को किस देश में नीली स्मारक पट्टिका मिली है, और ये ब्रिटेन में मिली है। छठवां प्रश्न है कि किस संस्थान द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है, तो ये CSIR-CMERI को किया गया है, के द्वारा किया गया है। सातवां प्रश्न है कि भारत में कहां स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा की खोज की है, तो ये पुणे में स्थित है। आठवां प्रश्न है कि किसने 2020 की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नवा प्रश्न है कि किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मैडबोट नाम का एक रोबोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है, और ये विकसित की गई है रेलवे के द्वारा। 10वां प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं एलन मस्क। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, और इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनकी बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है। और ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों की जो क्षमता निर्माण है, यानी उनकी जो बिल्डअप है, उनकी जो क्षमता है, उनको और आगे बढ़ाने के लिए आधार कार्यक्रम होगा। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो और ज्यादा रचनात्मक हों, चिंतनशील हों, जो नवाचार कर सकें, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी से सक्षम हों। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है और नारियल की उपज बढ़े, इसी के बारे में जागरूकता फैले, और इन्हीं उद्देश्य से एशिया और प्रशांत जो क्षेत्र है जहां पर नारियल की पैदावार होती है, उस समुदाय के द्वारा सन 2009 से इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो भारत में केरल वो जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा भारत में नारियल उत्पादित होता है। अब बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं, तो 3 दिन की यात्रा है और वो गए हैं रूस की यात्रा पर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह और ये संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए मास्को, जो कि रूस की राजधानी है, उसके लिए रवाना हो गए हैं। इस संगठन के जो 8 देश हैं, संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश हैं, तो उनकी बैठक मास्को में आयोजित हो रही है और उसमें आतंकवाद और उग्रवाद जिस प्रकार की जो क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। ये सामूहिक रक्षा समझौता संगठन CSTO और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन CIS की बैठक में भी भाग लेंगे रक्षा मंत्री जी अलग से। अब संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बात कर लेते हैं। 26 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना हुई थी 5 देशों के साथ में। इसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है। सचिव इसके रशीद अलीमोव हैं और सदस्य हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सबसे लास्ट में भारत और पाकिस्तान भी इसके अब पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की करेंगे कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस स्थान पर है। तो भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वां स्थान है। पिछली बार कितना था, 52 था। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है और पहली बार भारत इसमें जो है टॉप 50 शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है।
2019 के मुकाबले बात करें तो भारत को 4 स्थानों का उछाल मिला है। पिछली बार 52वें स्थान पर था, 52वें स्थान पर था और इस बार 48वें स्थान पर भारत है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा इसको तैयार किया गया है और इसमें 131 देशों से जुड़े हुए वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। तो भारत की जो आईआईटीज वगैरह है उसके कारण भारत को ये अच्छी रैंकिंग मिली है। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि केंद्र सरकार ने पबजी सहित कितने मोबाइल ऐप पर रोक लगाई है, और ये लगाई गई है 118 एप्लीकेशन है जिन पर रोक लगाई गई है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार ने पबजी सहित ऐसे 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के पीछे का जो कारण बनाया गया है वो है भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया गया है और इसी के लिए इन एप्स पर रोक लगाई गई है। कौन कौन से मेन एप्लीकेशन इसमें शामिल हैं? तो पबजी मोबाइल, नार्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचेट वर्क, वीचेट ट्रेडिंग, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर वॉरपथ, इस प्रकार के करीब 118 इसमें मोबाइल ऐप हैं और इसमें अधिकतर चाइनीज हैं। आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न की बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में भारतीय वस्त्र और परिधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर को मंजूरी दी है कि इन पर हस्ताक्षर किए जाना चाहिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ इस प्रकार के हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो भारत के मंत्रिमंडल की बैठक हुई और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है तो जापानी सरकार के लिए भारतीय वस्त्र और परिधान की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार लाने के बारे में भारत और जापान के बीच में एक समझौता ज्ञापन हो और उसी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी गई है। अब इस समझौते के तहत होगा क्या, जापान का एक निसेन केन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर है, वो अपनी टेक्सटाइल कमेटी को भारत में जो वस्त्र उत्पादित होते हैं, हमारे यहाँ परिधान बनते हैं, उनका परीक्षण, निरीक्षण, सेवा प्रदाता की नियुक्ति कर सकेगा। सरकार ने इसके अलावा भारत और फिनलैंड के बीच में भूवैज्ञानिक और खनिज संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की है। अब आज जापान की करते हैं, यहाँ की राजधानी टोक्यो है। अभी तक प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने अस्वास्थ्य को लेकर और अब जैसे ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जापान की मुद्रा जापानी येन है। चलिए मैप में मैं आपको अब जापान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है द्वीपीय देश है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ऊपर इसकी सीमा के पास में जो सीमा लगती है वो रूस की लगती है और नीचे ये इसकी सीमा जो लग जाती है इधर साउथ कोरिया के पास है और नीचे ताइवान तक इसकी सीमा, मतलब ताइवान तक इसके द्वीप आते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं, और ये बनाए गए हैं हेमंत खत्री, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोमोडोर हेमंत खत्री सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत सरकार का एक रक्षा शिप बिल्डर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पदभार को ग्रहण कर लिया और ये रियर एडमिरल LV शरत बाबू जो सेवानिवृत्त थे उनका स्थान इन्होंने लिया है। हेमंत खत्री की बात करें तो ये HCL में ही रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में अभी तक सेवा दे रहे थे। बात करेंगे अब 8वें प्रश्न की कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है अवीक सरकार, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं अवीक सरकार और इनको बना दिया गया है अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए अध्यक्ष। इन्होंने स्थान लिया है पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा, तो उनकी जगह इन्होंने ली है। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक, संपादक और AVP ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। बढ़ेंगे आगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए राजभाषा बिल लाने का फैसला किया है। तो ये राजभाषा बिल लाने का फैसला किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक को लाने को मंजूरी दी गई है। अब इस विधेयक से होगा ये कि वहां पर उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को, इन 4 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है।
बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, राज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ कि टेनिस में 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, और ये बने हैं सुमित नागल। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत के हैं सुमित नागल और ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दुनिया में इनकी रैंकिंग 122वीं है और 122वीं रैंकिंग के खिलाड़ी सुमित नागल पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स मुकाबले के मुख्य ड्रॉ में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2013 में सोमदेव देववर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, और ये बने हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई। जो उत्तर वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा साथ में। अच्छा, अब आज के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का सवाल है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनने ये कारनामा किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।